स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रहे हैं। हेलो। हाँ, तो आज हम देखेंगे अ, हमको आज देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द बोरॉन फैमिली। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था घर पे करने के लिए कि आपको जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोलियम, ओके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोलियम। We have studied how to draw the electronic configuration of the boron, how to draw the electronic configuration of the aluminum, and I have given the homework to you to solve the problems of the how to write the electronic configuration of gallium, indium, and thulium. So, how much students solve these problems? किसी को दिक्कत आई है क्या सॉल्व करने में? किया होगा तो बोलिए, यस, नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ। आवाज आ रही ना मेरी? हेलो। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। देखिए, फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का और थोलियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने पीडीएफ में भी मेंशन किया है। थोलियम के अंदर सिर्फ थोलियम एक ऐसा है जो कि सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है और इसके अंदर 4f ऑर्बिटल्स आता है। बाकी के इसमें जो है इंडियम में और गैलियम में 4f ऑर्बिटल नहीं आता है, डी ऑर्बिटल्स आता है। एफ ऑर्बिटल सिर्फ थोलियम में आता है, क्यों? तो इसका एटॉमिक नंबर 81 है, ओके। और ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड का है, इसलिए वहाँ पर 4f एलिमेंट वहाँ पे आता है 14 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन का। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, फिर 5p2, 5p1, 5d10, 6s2, 6p1। अब एक मोस्ट कॉमन चीज आप अगर जो ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक चीज आपको कॉमन दिखेंगी, वो ये है कि इसके देखिए लास्ट टेल में यहाँ पर उसका जो शेल है, यहाँ पर देखिए लास्ट टेल के अंदर 2s2, 2p1, यानी s के दो इलेक्ट्रॉन, s2, p1। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम में लास्ट के शेल में 2s2, 3p1, यानी s के दो, p का एक। गैलियम के अंदर लास्ट शेल में देखिए 4s2, 4p1, लास्ट शेल के अंदर s के दो, p का एक इलेक्ट्रॉन। इंडियम के अंदर अगर जो देखेंगे आप लास्ट शेल के अंदर 5s2, 5p1, 2 electron of s and 1 electron of p। In case of the thulium, लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है 6s2, 6p1, यानी s के 2, p का 1। जितने भी शेल आप देख रहे हैं, वैलेंस शेल, जितने भी जो एलिमेंट है बोरॉन फैमिली के, उसके लास्ट वैलेंस शेल में आपको
S2P1, 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 S2P1 और S2P1, इस तरह से आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। इसी वजह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम ग्रुप के अंदर डाला गया, इसी वजह से। तो ये जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि वैलेंस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ये गड़बड़ होती है कहीं पे आपकी काउंटिंग में, राइटिंग में, तो आपने समझना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। इतना समझ में आया? तो ये था। अब ये भी आपकी हेल्प करेगा। देखिए ड्रॉ कैसा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से ये जो है अफबाउ प्रिंसिपल हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो ये जो है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d। तो जनरली जो f ऑर्बिटल है, फर्स्ट f ऑर्बिटल कहाँ पे आता है, सिक्स्थ आउटर मोस्ट शेल में, जिसके वैलेंस शेल में सिक्स पीरियड है। ओके, सिक्स पीरियड के जो भी एलिमेंट है वहां पर आपको 4f ऑर्बिटल मिलेगा, यानी वहां से वो स्टार्ट होगा। ओके, सिक्स पीरियड के अंदर से सिक्स भी जहां पे आएगा वहां पे 4f का ऑर्बिटल मिलेगा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से यहाँ पर करना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप घर में एक बार प्रैक्टिस करिए। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ओके, क्यों? तो मिस्टेक सबसे बड़ी कहाँ हो जाती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ऑर्बिटल्स लिखने में। ओके, आप मिस करते हैं, और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है डी और एफ ऑर्बिटल्स में। डी और एफ ऑर्बिटल्स कहाँ पे आएंगे, ओके, कौन से? इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि एफ ऑर्बिटल सिर्फ सिक्स पीरियड वाले इसमें आएगा। ओके, उससे पहले वाले में एफ ऑर्बिटल नहीं आएगा, उसमें डी ऑर्बिटल चालू हो जाएगा। तो आपको ये चीजों का, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हमारा खत्म हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आपके समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज वाला पार्ट। तो प्रॉपर्टीज होती है एटॉमिक रेडियस, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एटॉमिक रेडियस इसकी जो है एंड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स, बट don't increases regularly. Boron has the, in case of the boron family, boron has the smallest atomic radius, and from aluminum to thulium atomic radius increases marginally because interfering of the d and f electrons in higher member which don't shield the nuclear charges effectively, and in case of f, p and s orbital compared to f and p. So इस तरह से इसकी एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। जनरली ये क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा है। ओके, in case of the MCQ, question will be asked that atomic which having the atomic radius less and which having the atomic radius high. In this case, this concept is useful.
Next is the ionization energy. So ionization energy is also shows the irregular trend from the boron to aluminum. Expected trend observed and from aluminum to thulium. Unexpected trend observed. It is also because of the intervention of the d and f orbitals. तो अब एक continuously एक जो है criteria we cannot use the continuous criteria that the from top to bottom increases because there is an interference of the d and f orbitals. So this f d and f shielding and de-shielding occurs, okay, and this create the irregular trend in the increasing the atomic ionization energy from when we move from the boron to thulium. So electropositive and the metallic characters. Now electropositive characters increases. Okay, electropositive character arises because of the capacity of the losing the electrons. Okay, when any atoms loses electrons, at that time it having the some positive charges on that particular atoms. Means it indicate that it is having the electropositive natures. Okay, so this electropositive nature is useful while counting these types of the terms. Next is the electropositive and the metallic character shows the irregular trend in the descending orders. From boron to aluminum, metallic character increases, but from the aluminum to thulium, it is decreases. Boron is the non-metals, while other members showing the metallic characters. And the non-metallic property of the boron are mainly due to its small size and having the comparatively higher ionization energy. So boron is the non-metallics while the other members showing the metallic properties. And only boron is not showing the metallic property only because of the reason is that it is having the smallest size and having the comparatively higher ionization energy. Means the ionization energy means the amount of energy required to remove the electrons. As the amount of energy is required more, then it is difficult to remove the electron from these valence electronic shells. So at that time boron's having the highest ionization energy, that's why it's not showing the electropositive character. Next is the oxidation state and the inert pair effect. So oxidation state is the related with also related with the electrons ionization energy, and the p block element generally shows the lower oxidation states compared to the metals, and this lower oxidation state decide on the basis of the electron pair participated in the bondings. The main concept regarding this formation of the oxidation state is that it is based on the electronic pair participation in the bondings and the energy required to unpair the electrons. Okay, s electrons pair exceed the energy levels evolved during the bond formations. So therefore the ns electrons and the s orbital electrons remains the paired because the s electrons required more energy, and these types of the ns electron pair form taking part in the bonding is called the inert paired effect. Okay, not taking part in the bonding, so it is called as it is inert, it not interested in the formation of bonds, so it is showing the inert pair effect. So therefore the ns electron remain paired, okay, and this not involved in the formation of the bondings, so it is shows that it having the inert pair effect. Next is the if only p electrons is there, p1 electrons take part in the bonding, the oxidation state is +1 oxidation state, and if all the three electrons, that is the ns2 and p1, take part in the bonding, the oxidation state is considered as the +3 oxidation state. So if we consider the atoms of the borons, in that cases, boron case, the valence shell electrons having the two s2 electrons and one p electrons, okay, or in case of the other elements of these particular groups having the valence shell 2s2 and 1 electrons. So if only p1 electron taking part in the bondings, the oxidation state is considered as the +1, and if the
all the three electrons, that is all the three valence electron involved in the bonding, that is the s2 electrons and the p1 electron take part in the bonding. At that time the boron group having the oxidation state of the plus 3 means the minimum oxidation state possible is the plus 1 and the maximum oxidation state possible is the plus 3 in case of the boron family. Hence, the boron family shows the plus 1 oxidation state and the plus 3 oxidation state. And however, from the showing the plus 2 oxidation state, energy required is very high. Hence, the tendency to the form the trivalent cation is the less. अब in case of plus 3 oxidation state, formation is comparatively less. Tendency to form the plus 3 oxidation state is comparatively less because it required tremendous amount of energy to break the pairing of the s orbitals. So stability of the plus 3 oxidation state decreases. That's why the plus 3 oxidation state decreases and that of the plus 1 oxidation state increases from aluminum to thulium due to the inert pair effect. Inert means किसी से contact में नहीं आना, as it is रहना. So s orbitals are showing the inert pair effect. That's why boron family is showing maximum time showing the plus 1 oxidation state compared to the plus 2 oxidation state. Okay, and that's why it is called. It is only because of the inert pair effect. Next point is the melting and the boiling points. So in case of the melting and boiling points, group 13 elements means boron family show the irregular trend in the element of other groups in the melting and boiling points, and the melting and boiling point depend on the crystal structure shown by the boron or the gallium families. So in aluminum, indium, thulium have the close packed metallic structure, therefore their metallic melting point decreases from aluminum to indium, okay, and increases from the thulium. And the boiling point of the boron is high, but it is decreases from the aluminum to thulium. So electron deficient compounds, Lewis acid character, electron deficient compounds are from the compounds in which the number of the valence electron that decreases available levels, okay, are less than the minimum electron required. So in this case, if you study the boron family, so the trend is available there for the melting points and for the boiling points. So this trend is important. Yeah, question will be asked on these trends. Next is that next is the covalent bonds. Boron family form these types of the compounds. Okay, that is the diboron types of the compound formed by the boron. Okay, if you look at the boron, you find that borons having how much number of electrons in the valence shell. अभी बोरॉन के मॉलिक्यूल को देखेंगे तो क्या समझ में आएंगे आपको बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है ओके अब यहाँ पे मॉलिक्यूल को देखेंगे आप डायबोरेन को तो यहाँ पे आपको लगता है कि बोरॉन जो है 4 बॉन्ड तैयार कर रहा है क्या लगेगा आपको 4 बॉन्ड तैयार कर रहा है एक्चुअल में वैसा नहीं है ओके यहाँ पे दिख रहा है B2H6 लग रहा है आपको वैसा लेकिन हाइड्रोजन जो है मोनोवैलेंट है एक ही बॉन्ड तैयार कर रहा है हाइड्रोजन इज द मोनोवैलेंट फॉर्म द ओनली वन बॉन्ड तो ऐसे केसेस में जबकि हमको पता है कि कोई भी एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो स्टेबल माना जाता है लेकिन बोरॉन जो है बॉन्डिंग तैयार करने के बाद स्टेबल मॉलिक्यूल तैयार करने के बाद भी हमको ये दिख रहा है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो स्टेबल है तो ऐसे केसेस में हम इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं So electron deficient molecule can also be defined as the molecule which contain the atoms that have the more stable low energy atomic orbitals than the total number of electron in the vessel shells that is the diboron. तो लो इलेक्ट्रॉन्स है 8 से कम है लेकिन वो स्टेबल है कि ऐसे केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स
So in diboron molecule, each hydrogen atom has one atomic orbital, that is 1s, and in case of the boron atoms, these are total 8 atomic orbitals. Therefore, in diboron molecule, total number of low energy orbitals are one, but the total number of valence electrons are only 12. So as the number of valence electrons are less than that the number of low energy orbitals in this molecule, hence it is called as electron deficient molecules. ओके, इस तरह से इसको हम जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, उसका रीजन यही है कि यहाँ पर इन केस ऑफ द बोरॉन एटम्स देयर आर टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं उसके पास 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके, अब 8 एटॉमिक ऑर्बिटल आपको कैसा समझ में आएंगे, 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कि तो वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं, पी के 6 और पी के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और यस के पास एक, 3 और 2 कितने, 3 और 6, 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है. देयरफॉर इन डायबोरन मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर 14. ओके, अब यहाँ पे काउंट करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा 14 कैसा है. तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 12. तो यहाँ पे आपको 12 दिखेंगे. और टोटल नंबर ऑफ लो एनर्जी ऑर्बिटल कितने हैं, 14 है. होना चाहिए 14, 7 7 के हिसाब से. अगर जो 7 इधर काउंट करते हैं, 7 इधर काउंट करते हैं तो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर 14, बट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आइटम के पास कितने हैं. ओके, तो यहाँ पे समझ में आएगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद आप काउंट करेंगे सब इलेक्ट्रॉन को तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिर्फ कितना, 12 ही मिलेगा. तो यहाँ पे होने कितने चाहिए थे, 14 है, एक्चुअल में कितने, 12. As the number of valence electrons are less than the number of low energy orbitals, so in this molecule, hence it is the electron deficient molecule. इस वजह से इसको electron deficient molecule कहा जाता है. तो total number of valence electron is the 12 and total number of low energy atomic orbital is the 14. Okay, और इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आइटम. तो BF3 जनरली बोरॉन के जो आइटम्स होते हैं, बोरॉन के एटॉमिक नंबर के हिसाब से बोरॉन के जितने भी कंपाउंड तैयार होंगे तो सारे के सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. क्यों, तो उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो है ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होता है, विदाउट ऑक्टेट वो स्टेबल माने जाते हैं. ओके, तो इस वजह से हम उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी कहते हैं. डायबोरन, अब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमने इससे पहले भी डेफिनेशन में कहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पेसीज, ओके, उसको हम लेविस एसिड बोलते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बोरॉन, तो बोरॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन its tendency is to accept the electrons, and when the compound showing the tendency to accept the electron, that compound, that molecules is called as Lewis acid. So diborans act as a Lewis acid. So Lewis acid is defined as the substances. Lewis acid किसको बोलेंगे, Lewis acid is defined as the substances which accept an electron pair from other substances and which can donate the electron pair and form the coordinate covalent bond. So acid is an electron pair acceptor and base is an electron pair donor. In case of the B2S6 molecule, symmetry is observed, and in symmetrical cleavage of the B2S6, which is broken into the 2BS3 molecule, and each of the which form the complex with the Lewis base. The reaction of the B2S6 with the ammonia is given here. That is the two formation of the two. One is the cation and one is the anions form. Okay, with the ammonia reactions is taking place. And next is the example of the electron deficient molecules. So B2S6 is one of the electron deficient molecule. BF3 is also one of the electron deficient molecule. So boron trifluoride, all atoms are the electron deficient in the nature.
So this is all about the boron family, boron family elements. Okay, BF3, BCl3, etc. Next point is the highlights of the borons. The borons combine with the halogens to form the trihalides. Example, two boron atoms and X3 form the 2BX3 atoms. Okay, means there is a formation of the BX3 types of the molecule, and halogen will be chlorine, fluorine, bromine, iodine that can be act as the halogen family. So the boron trihalide are the covalent in nature and exist as a monomeric molecules. And in the boron trihalide, that is the BX3, boron is the sp2 hybridized state, and the three BH bond are the formed by the axial overlap of the sp2 orbitals of the borons and the p orbital of the halogen atoms. Okay, boron's electronic configuration is mentioned here: 1s2, 2s2, 2p1. That is the ground state electronic configuration. S orbital is paired, and if we excite these molecules, so the S orbitals is unpaired, and this one of the electron of the S orbitals excited to the p orbitals, and there is a formation of sp2 hybridized boron atoms, and three unpaired electrons of the boron atom react with the three halogen atoms and form the three covalent bond, that is the BX3, and electron donor atoms like NH3, F3 minus amines, it is a form the donor adduct. Okay, so in this case we will get the coordinate covalent bond, that is the adduct, and in the boron trihalide, electron density of the boron atom from the BF3 to the BI3 decreases. And if you see the Lewis acid characters while formation of the BF3, BCl3, Bi3, means the boron with the halogen atoms, at that time we find that the Lewis acid character in case of the boron trifluoride increases as follows. That is the Lewis acid character of the Bi3 is highest, less greater than the Br3, which is greater than the BCl3, and which is greater than the BF3. This order is reverse in case of the Lewis base character. So this order is most important. This order is asked in the MCQ format. The which of the following is having the most लेइस एसिड कैरेक्टर. सो दिस ये जो है ऑर्डर है ये आप याद कर लीजिए. सो इतना जो है